थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। दो तीन चीजें हैं जिनको सुधार करने के लिए एनसीईआरटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। पहला ये था कि जो बुकिश लर्निंग है, ठीक है, इसकी वजह से एक जो लर्निंग और सोसाइटी है, या आप कह सकते हो कि सोशल लाइफ, इसके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आपने एक अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि पढ़ाई जीवन में क्या काम आती है ना? एक बड़ा लोगों का बड़ा कॉमन सेंटेंस है कि जो अकबर बाबर पढ़ रहे हो, ये आपके लाइफ में कहाँ काम आ रहे हैं, है ना? कई लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने तो आज तक यूज नहीं किया, स्कूल में हम पढ़ते रहे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि जो बुकिश लर्निंग है वो आपके जीवन में रिलेट नहीं हो पा रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो काम की नहीं है, बात ये है कि आप उसे काम में ले नहीं पा रहे हो, ठीक है ना? दोनों चीजें होती है। कई बार तो ये होता है कि काम में आने लायक ही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि काम में आने लायक तो है लेकिन आपको पता नहीं है कि उसे यूटिलाइज करें कैसे। आप उसे अपनी सोशल लाइफ से या पर्सनल लाइफ से लिंक नहीं कर पाते। क्लियर है ना? तो एनसीईआरटी ने इस पे काम किया है, और उन्होंने कहा कि अपना जो टीचिंग है, टीचिंग मेथड है, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो टीचिंग टीचर सेंटर से स्टूडेंट सेंटर हो। टीचर सेंटर से क्या हो जाए? इसका मतलब समझो। टीचर सेंटर्ड का मतलब होता है जो टीचिंग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो फोकस होता है वो टीचर पे होता है। ठीक है, एक्टिव रोल में कौन होता है? टीचर। और पैसिव रोल में कौन होता है? स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर एक प्रवचन देगा और सभी लोगों को उसको सुनना है। ठीक है, तो इस आधार पर लर्निंग हो रही है। अभी एनसीईआरटी कहती है कि क्योंकि इस गैप को कम करना है, इस गैप को खत्म करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि लर्निंग कैसी हो? स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो। तो कैसे होगी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग? कि बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दिया जाए, उन्हें आपस में चर्चा कराई जाए। ठीक है, टीचर का जो रोल होता है वो एक गाइड का रोल रहे। टीचर बस केवल आपको गाइड करे, बाकी लर्निंग आपको खुद से करनी है। ठीक है, एनवायरमेंटल चीजों को इन्वॉल्व किया जाए, विजिट्स को इन्वॉल्व किया जाए, जो अकेडमिक विजिट्स होती है, ठीक है, स्कूलिंग करवाती है ना अलग अलग जगह, एक्टिविटीज करवाई जाए, बच्चों के अंदर डिबेट करवाई जाए, ठीक है, कॉन्वर्सेशन करवाया जाए, कुछ चर्चा करवाई जाए, उन्हें अलग अलग इश्यूज पे बोलने के लिए कहा जाए, और उनको एसआरटी दी जाए, सिचुएशन रिएक्शन दी जाए। यानी उनको एक सिचुएशन दी जाए कि अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या करोगे, तब उसको रिलेट करेंगे। अब इस गैप का मतलब समझो, ये गैप है क्या? कल ही मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने इलेक्शन कमीशन को पढ़ा, आप पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर इलेक्शन कमीशन, सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, कौन उनको अपॉइंट करता है, कैसे उनको हटाया जाता है, क्या उनका काम होता है, इलेक्शन के दौरान क्या क्या उनकी पावर्स होती है, इस सब कुछ अपन पढ़ते हैं, कौन सा इसका आर्टिकल है। क्लियर है? ये सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं, ठीक है, क्या हम इस लर्निंग का कहीं इस्तेमाल करते हैं? हम पूरी पॉलिटी पढ़ते हैं कि हमारा इलेक्शन सिस्टम क्या है, नेता कैसे चुनाव लड़ता है, मैनिफेस्टो क्या होता है ना, किस तरह से नेता वादे कर रहा है, पिछली उसकी हिस्ट्री क्या है, जो पार्टीज है उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या ये चीजें हमारे दिमाग में होती है वोट डालते समय? तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सीखा है उससे आप क्या नहीं कर पा रहे हो? अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब इसी गैप को फिर तो पढ़ने का मतलब ही क्या रह जाएगा? फिर तो ठीक है, आप किसी चीज को स्टोर कर लो, मेमोराइज कर लो, उसको रट लो और एग्जाम में लिख के ले आओ, तो रटाने से तो आपको क्या ही फायदा है? एजुकेशन का जो अल्टीमेट एम होता है, उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो होता है अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। ठीक है ना? एक चीज देखो, हमने ये सोच रखा है कि एजुकेशन का जो एम होता है, आजकल जो सोशल एक धारणा बनी हुई है, वो ये है कि एजुकेशन का पर्पज होता है नौकरी लगना, क्योंकि लगभग आदमी इसलिए पढ़ रहा है ताकि वो नौकरी लग सके। ठीक है, नौकरी लगना एजुकेशन का पर्पज नहीं है, एजुकेशन के कई पर्पज में से एक है कि शिक्षा आपको क्या भी देगी? रोजगार भी देगी। लेकिन रोजगार तो आप बिना शिक्षा के भी ले सकते हो।
ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षित नहीं है लेकिन रोजगार में है। ठीक है, तो रोजगार और शिक्षा का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। क्लियर है? हाँ, ये अच्छी बात है कि आप एजुकेटेड होते हो तो आप बेहतर रोजगार लेते हो, या किसी काम को कर रहे हो तो पढ़ा लिखा आदमी उसको और अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको काम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, अच्छे सिटीजन का निर्माण करना, मेकिंग ऑफ गुड सिटीजन्स। अच्छा, नागरिक कौन बनेंगे? जो आज बच्चे हैं वही तो आगे बढ़ के नागरिक होंगे, वही देश का भविष्य। तो उनमें वैल्यूज डालना, उनके मानसिक विकास करना, कि वो चीजों को सोच पाए, समझ पाए, फिर उनके अनुसार एक्शन ले पाए, सही गलत में अंतर कर पाए, विवेक का इस्तेमाल कर पाए। जब भी वो अपनी सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में होता है, तो जो उसने लर्निंग की है उस लर्निंग को वो अप्लाई कर पाए, ताकि उसका जीवन बेहतर बने और वो राष्ट्र में अच्छा योगदान दे सके। इसके लिए आपको एजुकेशन करवाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? तो इसका अपन ने चैप्टर 1 किया था एक। जब चैप्टर, अच्छा, एनसीईआरटी के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि एनसीईआरटी क्या है, क्यों है, उसका करिकुलम क्या है, किस तरीके से वो सेट किया जाता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी थी, अपने आप में अलग सेपरेट चैप्टर है। हमने मोटा मोटा एनसीईआरटी, क्योंकि अपन जानना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी क्या है, तब हम बात कर रहे थे। मोटा मोटी जो 3 एजुकेशन पॉलिसीज आई थी उनके बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है एक रोट लर्निंग। ठीक है, जिसे कहते हैं क्रेमिंग, यानी कि रट्टा मारना। ठीक है, अभी बात हुई थी कि रट्टा मारने से आप चीज को मेमोराइज तो कर लोगे, लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। और हमारा उद्देश्य क्या है? शिक्षा को यूटिलाइज करना, ना कि इंफॉर्मेशन को डेटा की तरह सेव कर लेना। ये काम तो मशीन भी कर रही है, कंप्यूटर भी कर रहा है। डेटा तो ऑलरेडी एक बुक में रखा हुआ है ही। अगर डेटा अपने से ही कोई काम करता तो आप तक उस डेटा को पहुंचाया जा रहा है, उस सूचना को पहुंचाया जा रहा है, तो आप उस डेटा को प्रोसेस कर सके, और प्रोसेस करने के बाद में जो भी कंडीशंस आपकी सोशल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में आती है, उन सिचुएशंस के अंदर, उन कंडीशंस के अंदर आप उस नॉलेज को अप्लाई करके बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके। ठीक है, ये उद्देश्य होता है इसका। तो एनसीईआरटी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा वाइड हो, ओपन हो। ठीक है ना, क्योंकि कई जगह देखिए सोचिए लिखा होता है, कोई एक्टिविटी लिखा होता है, आओ बात करें लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेज में जो चीजें दी हुई होती है अलग अलग विंडोज में, उनका पर्पज क्या होता है? कि आपको सोचना सिखाए। ठीक है, एक थिंकिंग क्रिएचर बनाए आपको। आदमी में, जानवर में इतना ही तो फर्क है। ठीक है, कि आदमी सोच सकता है, वो थिंकिंग क्रिएचर है, और जानवर नहीं सोच सकता है। ठीक है, और सोचता है भी तो उसकी सोच बहुत लिमिटेड है, बहुत कम दायरे के अंदर वो सोच पाता है। ठीक है, तो जब आपका जो मेन अंतर है इंसान होने का, उसी को डेवलप नहीं कर रहे हो तो फिर उसका क्या फायदा है? तो इससे पहले अपन ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने देखा था कि कुछ जगहों के नाम है। ठीक है, सबसे पहली बात तो उसमें यह है कि व्हाट वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री। हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं? तो हम क्या क्या जान सकते हैं इतिहास के बारे में? हम कल्चर को जान सकते हैं, सोसाइटी को जान सकते हैं, पास्ट की लाइफस्टाइल को जान सकते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जान सकते हैं, पास्ट में जो आइडियाज लोगों ने दिए, ठीक है, उनको जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अलग अलग प्रकार के लोगों को जान सकते हैं, उसको आप सोसाइटी भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। क्लियर है? अलग अलग लोगों का मतलब है कि एक तो अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर लोग अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अज्यूम करो एक कोई किंगडम है, मान लो मौर्यन एम्पायर है। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर में एक रूलिंग क्लास भी होगी। ठीक है, जिसे आप रॉयल फैमिली कह देते हो। एक जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं वो होंगे। इसके अलावा कुछ आर्टिजन्स होंगे, क्राफ्टमैन्स हैं, होंगे या नहीं होंगे? सैनिक होंगे, सोल्जर्स।
प्रीस्ट क्लास होगी, पुजारी वर्ग होगा, ठीक है, ट्रेडर्स होंगे। क्या इन सबका कल्चर एक जैसा है? क्या राजा वैसे ही कपड़े पहनता है जैसा नॉर्मल आदमी पहनता है? क्या राजा वही खाना खाता है जैसा नॉर्मल आदमी खाता है? क्या राजा की जीवन शैली वही होती है जो नॉर्मल आदमी की होती है? या एक मर्चेंट की और एक क्राफ्टमैन की एक ही जीवन शैली होती है? एक सोल्जर की लाइफस्टाइल और एक प्रीस्ट की लाइफस्टाइल एक ही होती है? तो ये एक ही टाइम में एक ही जगह पे अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो अलग अलग को आप तीन तरीके से देख सकते हो। एक तो अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। जैसे एंशियंट इंडिया की बात करें तो लोगों के कल्चर वैल्यूज अलग थी। जब मीडियावल इंडिया में आते हो तो वो चेंज हो जाती है। तो ये टाइम की वजह से लोगों में अंतर आया, ठीक है। प्लेसेज की वजह से लोग अलग होते हैं। जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो वहां के लोगों की जीवन शैली अलग होती है, कल्चर अलग होता है, ठीक है, कदकाठी अलग होती है, ठीक है, और ईस्टर्न वालों की अलग होती है। तो टाइम से भी फर्क पड़ता है, जगह से भी फर्क पड़ता है। अच्छा, इन दोनों से दोनों भी इन दोनों के अंदर भी अंतर हो सकता है। यानी एक ही टाइम में एक ही जगह पे अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। तो हिस्ट्री में हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, कि अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ जगहें कल वाली क्लास में मेंशन की गई थी, मैं बहुत ब्रीफली बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ आपका ना। नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के अंदर जो स्किल्ड गैदरर्स थे वो रहते थे। कौन रहते थे? स्किल्ड गैदरर्स, ठीक है। स्किल्ड का मतलब जिनमें कौशल होता है, ठीक है। एक तो होता है गैदरर, वो तो कुछ भी इकट्ठा कर लेगा, घर से निकलेगा जो मिलेगा वो उठा लेगा, ठीक है। एक होता है जो चूज करता है। भाई जब आप किसी एनवायरमेंट में रहोगे तो एक समय के बाद आपको पता चलने लगेगा ना, ये फल तो खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं है, ठीक है ना। इस जानवर का मीट खाया जा सकता है, इसका नहीं खाया जा सकता। इससे डर के भाग जाना है, इसको डराना है। समझ में आई बात? ये पत्थर अपने काम का है, ये पत्थर अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो वो चीजों को जानने लगता है, अपने आसपास के सराउंडिंग को, ठीक है, और वो चूज करता है कि उसे क्या इकट्ठा करना है, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चलता है कि आदमी अपने आसपास के जो वातावरण है या आसपास का जो एरिया है, जो उसकी सराउंडिंग्स है, उसको जानने की कोशिश करता है आदमी, ठीक है। और उस जानने की प्रक्रिया में वो सेलेक्टिव हो जाता है, एनिमल्स के लिए भी, वस्तुओं के लिए भी, ठीक है, और वनस्पतियों के लिए भी, ठीक है। और यहां से शुरुआत होती है एनिमल हंटिंग की, ठीक है। हंटर, अभी दो शब्द इस्तेमाल किए थे ना, हंटर एंड गैदरर। तो ये तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो नर्मदा के बारे में क्या छोटा सा लिखा हुआ है, एक स्पेशल बात कि वहां कौन थे? स्किल्ड गैदरर्स थे, ठीक है। इसके अलावा सुलेमान और किरथार हिल्स की बात हुई है। सुलेमान हिल्स से जो सदर्न एक्सटेंशन है हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है उसका। इसके अलावा जो किरथार वो बलूचिस्तान में है, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान। ये अगर टाइमलाइन की बात करें तो लगभग 8,000 साल पहले की बात है, 8,000 ईयर्स अबो, ठीक है। ये वो पहले लोग थे जिन्होंने बाजरा और गेहूं उगाया, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट, क्लियर है। तो आपको इन जगहों के बारे में स्पेसिफिक ध्यान रखना है। नोट्स बनाते समय पूरी रामायण नहीं लिखनी है। जगह का नाम लिखो नर्मदा, नर्मदा के बारे में क्या लिखा हुआ है? स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड गैदरर्स का मतलब ही सीधा सीधा यही होता है कि आदमी अपने आसपास के सराउंडिंग्स को समझने लगा था और वो सिलेक्टिव हो गया था, ठीक है, चीजों में डिफरेंस करने लगा था, क्लियर है। तो ये इस चीज से एक छोटी सी चीज, इस शब्द से हमें क्या पता चलता है? आदमी की जिज्ञासा के बारे में पता चलता है, जानने के बारे में पता चलता है। क्योंकि अभी अभी अपन ने बात की ना, हम थिंकिंग क्रिएचर है, ठीक है। दूसरी जगह कौन सा नाम आ रहा है? सुलेमान एंड किरतार हिल्स। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, एक तो टाइमलाइन दे रखी है कि 8,000 साल पहले, और ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले क्या उगाया? बाजरा और गेहूं उगाया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एनिमल रियरिंग के भी एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। और एनिमल रियरिंग में जो जानवर मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? शीप, गोट्स, ठीक है, जो डोमेस्टिकेटेड जो जानवर होते हैं उनके। अब सीधी सीधी बात है कि जब आप अनाज उगा रहे हो तो अनाज उगाने का स्पष्ट मतलब होता है सेटलमेंट, पहले बात कर चुके हैं अपन। तो इसका मतलब वहां पे छोटे छोटे विलेजेस भी देखने को मिलते हैं, यानी किसकी शुरुआत हो रही है? बस्तियों की शुरुआत हो रही है, छोटी छोटी बस्तियां बस रही है, आदमी सेटल होना शुरू हो रहा है। तो दो जगहों के नाम आ रहा है, पहला नाम नर्मदा रिवर, वहां से क्या समझ में आ रहा है हिंट? अगला नाम क्या आ रहा है? सुलेमान एंड किरथार हिल्स, यहां से क्या समझ में आ रहा है?
अर्ली एग्रेरियन सोसाइटी, ठीक है। इसके अलावा सेटलमेंट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, या कैटल, आप कुछ भी जो कहना चाहो। उसके बाद में एक नाम आता है गारो हिल्स का, ठीक है, जो कि मेघालय में पड़ता है, ठीक है। एनसीईआरटी में मेघालय नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नॉर्थ ईस्ट इतना ही दिया हुआ है। लेकिन आज के अगर पर्टिकुलर जगह की बात करें तो वो कहाँ पड़ रहा है, मेघालय में पड़ रहा है, ठीक है। ये दुनिया के जो वेटलैंड, वेटलैंड तो नहीं कहेंगे, जो वेट क्लाइमेट के जो एरियाज हैं उनमें से एक है, काफी बरसात होती है इधर, ठीक है। और नाम पड़ा है गारो पीपल पे, ठीक है। गारो एक ट्राइब है, जनजाति है, खासी गारो, नाम सुना ना इनका। हाँ, इसके अलावा एक और नाम है विंध्या, ठीक है, विंध्याचल रेंज, जो कि सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है। आप अगर इन चीजों को नोटिस करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सभी दिशाओं की बात कर रहा है इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर विंध्या की बात करेंगे तो सेंटर की बात कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अलग अलग जगह पे बता रहा है कि उस दौरान अलग अलग जगह पे चल क्या रहा था इंडिया में, ठीक है। ये मोटी मोटी बात ये कर रहा है, विंध्या की बात कर रहा है जो कि सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा है। और इसके नॉर्थ में सबसे पहले चावल, ठीक है, चावल की जानकारी मिलती है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम लेना चाहो तो लाहौर देवा, जो कि यूपी के अंदर है, जो कि एनसीईआरटी में है नहीं। तो अभी अपन इतनी बात करेंगे जितनी एनसीईआरटी बात करता है, क्लियर है। इसके अलावा एक नाम है रिवर इंडस, ठीक है, सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी का सीधा सीधा मतलब होता है एक नदी को, नदी के अंदर मिलने वाली जो दूसरी नदियां होती है, छोटी नदियां होती है, ठीक है, जो अपना पानी उस नदी में डालती है, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है, उसकी सहायक नदियां कहलाती है। तो ये जो कैचमेंट एरिया बनता है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी सबसे पहले सिटीज डेवलप होने लगी, ठीक है। अपन पढ़ते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, उसका एरिया कौन सा है, यही तो एरिया है सिंधु घाटी वाला, ठीक है। इंडस, तभी तो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर पहली सिटीज डेवलप होने लगी, क्लियर है, लगभग 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले। ये पिछले लेक्चर में पूरा पूरा दिखाया गया है। इसके अलावा बात आती है गंगा की और उसके ट्रिब्यूटरीज की। अब आप एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में तो ये चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ ना। मान लो ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है। अगर अपन इंडस वैली वाले एरिया की बात करें तो ये है, हालांकि ये खूब लंबा फैला हुआ है, ये महाराष्ट्र में देमाबाद तक जाता है, यूपी के अंदर आलमगीर तक जाता है, ठीक है। यूपी तक इसकी साइट्स मिलती है और इधर महाराष्ट्र तक इसकी साइट मिलती है, क्लियर है ना। इधर बलूचिस्तान तक इसकी साइट जाती है, इधर अफगानिस्तान तक इसकी साइट जाती है। तो देखा जाए तो एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका जो कोर एरिया था वो कौन सा था, जो इंडस वैली के आसपास का एरिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहां से लोग इधर आने लगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि जो भी माइग्रेंट आएंगे बाहर से, तो इधर तो पानी है, इधर हिमालय है, तो आने का रास्ता कौन सा बचता है, ये। तो अगर लोग आके बसेंगे तो इसी तरीके से तो बसेंगे, ये तो तरीका है। तो जब इंडस वैली के बाद में अगला नंबर किसका आ रहा है, गैंगेटिक प्लेन्स का आ रहा है। तो अब जो बस्तियां बसेगी वो कहाँ बसेगी, यहाँ बसेगी। तो दूसरा नाम किसका आ रहा है, गैंगेटिक प्लेन्स का आ रहा है। और इसमें एक पर्टिकुलर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम मेंशन किया सोन, ठीक है। इस नदी के किनारे एक शहर का नाम बताया गया, एक एम्पायर का नाम बताया गया, मगध, जिसका नाम अपन 20 बार सुन चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुल मिला के बताना चाह रहा है कि किस किस टाइम पर भारत में किस किस जगह पे क्या क्या चल रहा था, ठीक है। ये बात कर रहा है स्किल्ड गैदरर की भी, ये बात कर रहा है पहली एग्रेरियन सोसाइटी, ठीक है, और हर्डर्स की भी, ये बात कर रहा है सिटी वालों की भी, ये बात कर रहा है प्लेन्स की भी, और ये बात कर रहा है एम्पायर्स की भी, ठीक है। तो इतिहास में हम सारी चीजें देख रहे हैं, पूरी की पूरी जर्नी देख रहे हैं। और एम्पायर का मतलब ही होता है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। जब तक राजनीति नहीं आएगी तब तक राजा का क्या काम है, राजनीति का तो मतलब ही ये होता है राज्य करने की नीति, ठीक है। तो हम स्किल गैदरर से लेके और कहाँ चले, पॉलिटिक्स तक आ गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद में है कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं, वाई डू पीपल ट्रेवल,
ठीक है, ये उसका अगला पॉइंट है। तो आप खुद सोचो लोग क्यों यात्राएं करेंगे। बहुत पहले जाओ, बहुत पहले तो धर्म है ही नहीं। या तो वो जो नेचुरल कैलेमिटीज जो होती है, नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, उनसे बचने के लिए कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, तब आदमी वहां से माइग्रेट कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। तो ये उसका मूवमेंट हुआ। इसके अलावा इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, इसके लिए भी लोग क्या करते थे, यात्राएं करते थे। अगर अपन आज से तुलना करें कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। हाँ, ठीक है भाई, तब भी यात्राएं भोजन के लिए होती थी, आज भी यात्राएं भोजन के लिए होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप सीधा ही भोजन ले लेते थे, कहीं आम दिखा तोड़ लिया, अनार दिखा तोड़ लिया, ये तो गैदर होता है। अब आप एक पर्टिकुलर काम करते हैं, काम से आपको पैसा मिलता है, फिर आप जो भी मार्केट सिस्टम है उससे वहां से उसको खरीद के लाते हैं। तो अल्टीमेटली एम क्या है आपका, भोजन ही है। आज भी अगर आप काम की तलाश में निकल रहे हो तो किसकी तलाश में निकले हो, लेकिन केवल भोजन नहीं, अब आपके पास लग्जरी भी आ गई है। केवल रोटी के लिए काम थोड़ी करते हो आप, बहुत सारी चीजों के लिए काम करते हो। आपको गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, ठीक है, सोशल प्रेस्टीज भी चाहिए। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े हैं। पहले जो लोग यात्राएं करते थे वो नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए करते थे, अभी भी ऐसा होता है। ठीक है, आप देखिए बांग्लादेश में पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ गई, ठीक है, बहुत सारे बांग्लादेशी भागकर इधर आ गए। ठीक है, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, मैनमेड है, लेकिन कहीं पे भूकंप आ जाता है, ठीक है, तब भी लोग माइग्रेट करते हैं वहां से, करते हैं नहीं करते हैं। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब भी लोगों ने माइग्रेट किया इधर से उधर। आप रोहिंग्या पीपल की बात करते हैं जो म्यांमार से आए, ठीक है, वहां भी पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ और वो लोग माइग्रेट किए, ठीक है। तो लोग तब भी माइग्रेट करते थे, लोग आज भी माइग्रेट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें बदल गई है। इसके अलावा ट्रेडर्स होते थे, जैसे एंशियंट इंडिया, बहुत पहले जाओगे तो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब आप महाजनपद काल में आ जाओगे, जब ट्रेड बढ़ने लगेगा, व्यापार बढ़ने लगेगा, ठीक है, ट्रेजर्स की यूनियन बनने लगेगी, कारवां बनना लगेगा, उनका सार्थवा बनना लगेगा, ठीक है, उस समय में लोग एक चीज को खरीदने या बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। आज भी ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल साधन हो गए, ठीक है, कार्गो लोड करके भेज दिया जाता है, आज वो समूह बना के चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेड के लिए आज भी आदमी इधर उधर जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ईस्ट क्लास के लोग होते थे वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए जगह जगह जाते थे। आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध है वो अलग अलग जगह उपदेश देने के लिए जाते थे, महावीर अलग अलग जगह उपदेश देने के लिए जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो जो भी रिलीजियस या जो आइडियोलॉजिकल जो आदमी होता है, विचारों वाला आदमी होता है, वो अपने विचारों को स्प्रेड करने के लिए, आज तो व्हाट्सएप है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपका विचार पहुंच जाएगा, लेकिन पहले ये नहीं था, पहले तो आपको खुद को जाना होता था वहां पे, ठीक है। बुद्ध जहां जाते थे उसको बोलते थे जो धम्म यात्राएं होती थी उनकी, ठीक है, उसमें थे। पुराने टाइम में क्या है कि प्रकृति पे इतना कंट्रोल नहीं था, नेचर पे। आज तो बारिश आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रेन में बैठे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, जा रहे हो, लेकिन जब आपके पास गाड़ी नहीं है, ट्रेन नहीं है, कोई छत वाली चीज नहीं है, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा बारिश में, तो बारिश में यात्राएं नहीं होती थी, तो उसको बोलते थे चतुर्मास। क्या बोलते थे, चतुर्मास। अपन अगर अपने हिंदुस्तानी ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो हमने पूरे 12 महीनों को 4 मौसमों में बदल रखा है, ठीक है, ठीक है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, ठीक है, क्लियर है। तो मोटा मोटा बरसात का जो टाइम है वो 3 महीने 4 महीने का है, उसको चतुर्मास बोलते हैं। इस समय में बुद्ध एक ही जगह रहते हैं, क्योंकि अब ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इसे समझाने के लिए उदाहरण दे दिया, लेकिन कुल मिला के लोग धार्मिक यात्राएं भी करते थे और आज भी धार्मिक यात्राएं करते हैं, ठीक है। आज भी अलग अलग लोग हैं, जैसे मिशनरीज है, ठीक है, आते ही हैं एक दूसरी जगह, स्कूलें बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करते हैं, क्लियर है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना तो कोई धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ना व्यापार करना है, ना उनको खाना चाहिए, बस वो एडवेंचरस होते हैं, उन्हें यात्राएं पसंद होती है। तो ऐसे लोग जो नई जगहों की खोज करते हैं उसके लिए भी यात्राएं करते थे, आज भी यात्राएं करते हैं। आज भी लोग क्या बोलते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, है ना, किसी चैनल को पार कर रहे हैं, ठीक है, किसी फॉरेस्ट में जा रहे हैं, कहीं ट्रैकिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहीं माउंटेनियरिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें आज भी होती है।
इसके अलावा राजा लोग मार्च करते थे आर्मीज के साथ में, ठीक है, अपने टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए। आज भी वो चीजें होती है। देखो ना, यूएसए आता है अफगानिस्तान, है ना, यूएसएसआर आता है अफगानिस्तान। तो आज भी वो चीजें होती है, लेकिन अब उनका स्वरूप बदल गया है। ठीक है, हम एग्जैक्टली वैसे काम नहीं करते जैसे पहले करते थे, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य वही है। जिन चीजों के लिए अपन पहले भाग दौड़ रहे थे, आज भी उन्हीं चीजों के लिए भाग दौड़ रहे हैं। बस वो थोड़ी सी, हाँ, उनका सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है भाई। अच्छा, अब जब आदमी इधर से उधर जाएगा, ट्रेवल करेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? समवन वांट्स टू जॉइन योर मीटिंग? कौन है भाई, कैसे ज्वाइन कराओगे इसको? ठीक है, फिर ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ये कल हो चुका है ऑलरेडी। जब आप ट्रेवल करते हो तो आपके कल्चर की मिक्सिंग होती है। ठीक है, अगर मान लो अरब का आदमी यहाँ आएगा, तो वो अरेबियन कल्चर को लेके आएगा। तो कुछ चीजें तो वो हिंदुस्तान से लेगा, कुछ चीजें हिंदुस्तान को देगा। ठीक है, तो कल्चरल मिक्सिंग होती है। कई बार लोग ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ कोई नहीं होते, जाने वाले वही सबसे पहले जाके उसको आबाद करते हैं, तो नए सेटलमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नेम्स ऑफ द लैंड है कि इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा। नाम से पता चल रहा है, इंडस रिवर के आधार पे पड़ा। ये आप देख लेना, पिछले वीडियो के अंदर डिटेल से बताया गया है। भारत नाम क्यों पड़ा? जो ऋग्वेदिक एक ट्राइब का नाम था, भरत। ठीक है, उस ट्राइब के नाम के ऊपर इंडिया का नाम भारत पड़ा है। और भी कहानियां हैं, जैसे एक राजा भरत के नाम पे भी पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में थोड़ा सा देखा था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, कौन से पेड़ों की पत्तियां होती है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा था। जो इंस्क्रिप्शंस जो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, तो वो पत्थर पे भी लिखे जाते हैं, मेटल पे भी लिखे जाते हैं। ठीक है, पत्थर वाले कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं, सिंगल स्टोन पे भी लिख दिए जाते हैं। कहीं कहीं जो केव्स होती है, उनमें भी लिख दिया जाता है। कहीं कहीं पिलर्स पे लिखा होता है। ठीक है, तो पिलर इंस्क्रिप्शन भी हो सकता है, केव भी हो सकता है, और स्टोन इंस्क्रिप्शन भी होता है। क्लियर है। इसके अलावा जो कॉपर प्लेट्स होती है ना, जब कोई राजा किसी को गांव दान में देता है, ठीक है, या उसको ग्रांट करता है, तो वो एक कॉपर के ऊपर वो अपना आदेश लिख के देता है कि ये राजा ने ये गांव इस आदमी को दिया है। ठीक है, तो आज भी बहुत सारी कॉपर प्लेट्स लोग होल्ड करते हैं, पुरानी उनके पास। ठीक है, जो भी गांवों की जागीरें वगैरह दी जाती थी, वो कॉपर प्लेट्स पे दी जाती थी। ठीक है, फिर बात करी थी कि भाई इनमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में मिलते हैं। मेन मेन मोटी मोटी तीन लैंग्वेज की बात करती है आपकी एनसीईआरटी। संस्कृत की बात करती है, प्राकृत की बात करती है, और तमिल की बात करती है। ठीक है, खैर, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा अगला था, मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात हो गई। मैन्युस्क्रिप्ट से बाद में था कि आ, एक कोइन का वो दे रखा है चित्र। ठीक है, एक पॉट का चित्र दे रखा है। जो क्लेवेट्स नहीं होते, मिट्टी के बर्तन बने होते हैं, उसका चित्र दे रखा होता है। ये रहा है आपके सामने खुला हुआ। ठीक है, टाइम पीरियड बता रखा है पोर्ट वाले का, लगभग 4700 साल पहले। ठीक है, कोइन वाले का बता रखा है 2500 साल पहले। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके बारे में बात की गई कि हिस्टोरियंस कौन होते हैं। ठीक है, हिस्टोरियंस एक्चुअली रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, हिस्ट्री को हम तक पहुंचाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, और वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, जासूस की तरह काम करते हैं। जैसे जासूस होता है ना, चीजों को ढूंढता रहता है, उनका मतलब निकालता रहता है। ठीक वैसे ही जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो पास्ट के इवेंट्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये हिस्टोरियंस का काम होता है। क्लियर है भाई। इसके अलावा बीसी और एडी, इसमें फर्क बताया गया है, जो ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपको दोबारा देखना है तो इसको वापस से देख लेना वीडियो को। ठीक है, एक इंस्क्रिप्शन को पढ़ने का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि इजिप्ट की स्टोरी है। ठीक है, वो भी उसमें बताई गई है, वो आप देख लेना। तो अब आगे चलते हैं अपन चैप्टर 2 पर। ये सर से आप बोल के इसका एक्सेस ले लेना। ये लगभग 3 घंटे का लेक्चर है। अभी तो मैंने 10-15 मिनट में खत्म कर दिया इसको। 3 घंटे का लेक्चर है, जिसमें से लगभग 1-1.5 घंटा तो इस बात पर है कि एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। ठीक है, और दूसरी बात है लेसन चैप्टर 1 की। ठीक है, तो दोनों लेक्चर के आप एक्सेस ले लेना और उसको देख लेना। ठीक है भाई। क्लास 6 चैप्टर 2। हम्म। देखो, ऐसा नहीं है कि
शुरुआती आदमी जो था वो क्योंकि नदियों पे डिपेंडेंट था, उसे कुआं खोदना नहीं आया था, है ना, वेल बहुत बाद में बनने लगे। तो जो नेचुरल वाटर बॉडीज है उन्हीं के ऊपर, पानी बिना तो सर्वाइव कैसे करेगा आदमी। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही समझने लायक बात है कि कोई आदमी बसना पसंद करेगा तो कहाँ बसना पसंद करेगा, जहाँ पे वाटर के रिसोर्सेज हो। जब आदमी ने जान लिया कि भाई वो खुद से भी नहरें बना सकता है, कुएं बना सकता है, तो उसने वहां भी बसना शुरू कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगला लिखो चैप्टर